कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना? और अपनी पढ़ाई में सजग रूप से बने होंगे। तो बच्चों, ये जो आज की जो क्लास है वो आपकी कक्षा 12वीं की अध्याय 1 पुष्पीय पादपों में जनन, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे ऐप पे, मोर पाठशाला ऐप पे आपको हमारी सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है? तो 10th से लेकर 12th तक जितने भी बच्चे हैं वो हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है? अपनी जो तैयारी है उसको गति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है बात? तो अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ रिंकेश प्रधान और मैं आपको बायोलॉजी का जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। 11th और 12th के लिए जो बायोलॉजी की क्लास है वो आप मेरे द्वारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हम साथ मिलके इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है जी? ठीक है, तो आज की क्लास को बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो आज की जो क्लास है वो होने वाली है हमारा पुष्पीय पादपों में जनन। इसका परिचय क्लास होने वाला है, ठीक है? इसका क्या होने वाला है? परिचय क्लास देखने वाले हैं हम लोग। परिचय में हम लोग ये जानेंगे कि पहले तो पुष्पीय पादपों में जनन, इसमें जो हमारा पहला अध्याय है, तो पहले पादप क्या है? क्या सारे के सारे पादप पुष्पीय होते हैं? हमें तो पुष्पीय पादपों में क्या पढ़ना है? जनन पढ़ना है। तो सारे के सारे जो पादप होते हैं सब में क्या पुष्प पाए जाते हैं? ये बात हमको समझना है। सारे के सारे पादपों में पुष्प नहीं पाए जाते, तो किस में पाए जाते हैं सर, और किस में नहीं पाए जाते? इस चीज को हम लोग पहले समझ लेंगे, ठीक है? इस चीज को समझेंगे किस में? जब हम पादप जगत को हम उसके भागों में बांटेंगे, देखेंगे कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है ना? कितने भागों में बांटा गया है, और उसमें से किस भाग में हम पुष्प का अध्ययन करेंगे। किस भाग में हम किसका अध्ययन करेंगे? पुष्प का अध्ययन करेंगे। और पुष्प का अध्ययन से ही हम पुष्प के जनन को हम समझने वाले हैं। पुष्प में किस प्रकार से जनन होता है, जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें किस प्रकार से जनन होता है, इस चीज को हम उसमें ही समझेंगे, ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पादप जगत है क्या? पादप जगत को कितने भागों में हम पढ़ेंगे, है ना? कितने रूप में हम उसको पढ़ेंगे, क्या क्या उसके स्टेज होने वाले हैं, है ना? और इसको हम बड़े ही शानदार तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, देखो पादप जगत, ठीक है? पादप जगत, तो पादप जगत को मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो भागों में पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेमी, क्या होता है जी? एक होता है क्रिप्टोगेमी, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हेनेरोगेमी, ठीक होता है? एक होता है क्रिप्टोगेमी और एक होता है हेनेरोगेमी, ठीक है? एक होता है क्रिप्टोगेमी और दूसरा क्या होता है? हेनेरोगेमी। तो जब हम क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपुष्पोद्वीप। क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्वीप। इसमें पुष्प नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? पुष्प नहीं होता। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, है ना? हालांकि आप 11वीं में पढ़ के भी आए हैं, अच्छे से पढ़े होंगे, है ना? और कॉलेज में जाके इसका भी डिटेल आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम हल्का सा आज परिचय क्लास है तो इसको हम क्या क्या है ये सब हम इसको देख लेंगे हल्का हल्का, ठीक है? हमारा जो चैप्टर है वो तो पुष्पीय पादप के बारे में है, पुष्पीय पादप में जनन, लेकिन उससे पहले इसको जान लेना भी जरूरी है ताकि आपका जो रिविजन है वो हो जाए। आपने जो 11वीं तक पढ़ा था, इसको भी पढ़ा था, हल्का सा वो भी आपके साथ ही साथ रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है जी? तो चलिए, एक होता है अपुष्पोद्वीप जिसको हम क्रिप्टोगेमी कहते हैं, और एक होता है पुष्पोद्वीप जिसको हम फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी? ठीक है यहाँ तक? तो देखो, ऐसे ही जो क्रिप्टोगेमी है इसको हम तीन भागों में पढ़ते हैं, इसको हम तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है जो थैलोफाइटा, क्या होता है? थैलोफाइटा। दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों में क्या होता है? पुष्प नहीं होता। पुष्प क्या होता है? नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम शैवाल को पढ़ेंगे, कवक को पढ़ेंगे और जीवाणु को पढ़ेंगे, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा विथ डायग्राम, ठीक है? विथ डायग्राम हम इसको देखने वाले हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका क्रिप्टोगेमी, अपुष्पोद्वीप। इसके बारे में हम हल्का बस पढ़ेंगे। हमारा जो जो चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में जनन। तो पुष्प किसमें होते हैं सर, ये हमको जानना है, ठीक है? पुष्प जिसमें होते हैं उसी पुष्प को हम, उसी पादप को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बात?
चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का फेनेरोगेमी, इसको बोलते हैं पुष्पोद्वीप। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पोद्वीप। इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक होता है नग्न बीजी जिसको आप जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक होता है। एक क्या होता है नग्न बीजी जिसको आप जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है आवृत्त बीजी। क्या होता है? आवृत्त बीजी, जिसको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नग्न बीजी, इसमें पुष्प नहीं होते, ठीक है, इसमें पुष्प नहीं होते। और इसके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं जी? उसमें चारों ओर उसका फल का आवरण उसमें नहीं होता। बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, कह सकते हैं बीज क्या होते हैं? वो नग्न होते हैं, उसके चारों ओर जो फल होते हैं वो नहीं होता, ठीक है। इसमें केवल बीज पाए जाते हैं जो कि नग्न होते हैं, ठीक है, नग्न अवस्था में आपको दिखाई देते हैं। और जो आवृत्त बीज होता है यही होते हैं इसी में होते हैं पुष्प, इसमें क्या होते हैं? पुष्प। और इसी का अध्ययन हम आगे चल के करने वाले हैं। आपका जो पूरा अध्याय है वो इसी आवृत्त बीजी पर बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि बोल क्या रहा है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्प किसमें पाए जाते हैं? आवृत्त बीजी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आवृत्त बीजी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आवृत्त बीज जो होते हैं एंजियोस्पर्म, ये भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। हम क्या पढ़ेंगे? आवृत्त बीजों में क्या? जनन। आवृत्त बीजों के जो पौधे होते हैं उसमें जनन, ठीक है। तो यही है आपका पुष्पीय पादपों में जब जनन की हम बात करते हैं तो हम वहां पे जनरली आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं उनकी बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी आपको? तो ये था बस पादप जगत का सामान्य सा इंट्रो। अब मैं एक एक करके आपको इसका हल्का हल्का आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि थैलोफाइटा है क्या, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है। वो आप अपने दैनिक जीवन में भी उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने डायग्राम को ऐड किया है तो कहीं ना कहीं आप उस डायग्राम में उस चित्र को आप देखे होंगे और उस लक्षण के बेस पे आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है बात? ठीक है यहाँ तक। फिर जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर हम नग्न बीजी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और फिर हम आ जाएंगे अपने एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, क्योंकि ये इसमें पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है जी, इसमें क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। तो हम पुष्प के बारे में थोड़ा हल्का जानेंगे, क्या है पुष्प, है ना। उसके बाद हम पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना में हम देखेंगे दो उसके उसके जो मुख्य जो अंग होते हैं, जो आवश्यक अंग होते हैं, आवश्यक अंग जिसके द्वारा वो जनन की क्रिया को संपन्न करता है, वहीं से हम लोगों का जो पुष्पीय पादपों में जनन वो क्या होगा? स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस चीज को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को अगर हम जान लेंगे तो हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि जो थैलोफाइटा होते हैं वो होते क्या हैं, क्या होते हैं थैलोफाइटा, क्या होते हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। चलो जी, देखो ये होते हैं आपके थैलोफाइटा। पहला है थैलोफाइटा, ठीक है। अब थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा देखो शरीर कैसा होता है? थैलस के समान होते हैं। कैसा होता है? शरीर थैलस के समान होता है। बोलोगे थैलस क्या होता है सर? तो समझो जी, थैलस उसको कहते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं पाया जाता। जिसके शरीर में क्या नहीं पाया जाता? जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं पाया जाता। इस प्रकार की जो संरचना है इसको थैलस के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है वो थैलस जैसा होता है, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता, ठीक है बात। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ये जलीय जो पादप होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी जलीय पादप हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्यतः जो थैलोफाइटा होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जी? जल में पाए जाते हैं, ठीक है बात। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ब्रायोफाइटा के मतलब थैलोफाइटा के बारे में इतना आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इतना बेसिक आपको क्लियर होना भी चाहिए, है ना। 12वीं जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो जानकारी है आपको होना ही चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं पता वो भी आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिनको पता है अच्छी बात है जी, है ना। चलो तो देखो थैलोफाइटा क्या होते हैं? इनका जो शरीर होता है वो थैलस के समान होता है। किसके समान होता है? थैलस के समान होता है, थैलस जैसा होता है। और इसमें जो ये जो पादप कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर जल में पाए जाते हैं तो कुछ न कुछ उसके एग्जाम्पल भी हम होंगे, है ना। जल में ये पाए जा रहे हैं तो क्या क्या एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं।
पहला है स्पाइरोजाइरा, दूसरा है क्लेडोफोरा, चारा और वॉलवॉक्स। ये इसके एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैंने उठाया है जिसको आप क्या कहते हैं जी, स्पाइरोजाइरा। ये आप देखे भी होंगे तालाबों में, है ना, तालाब में ये मुख्यतः पाए जाते हैं, जो कि पानी में होते हैं ना, जल में होते हैं। तो एक तालाब में आप इसको देखे भी होंगे, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम आप देखे होंगे और डायग्राम को देख के आप याद भी कर रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ हमने इसको देखा है, कहीं ना कहीं इसको तो देखा ही है, ठीक है। तो ये होते हैं आपका जो स्पाइरोजाइरा, ठीक है। क्या होता है स्पाइरोजाइरा, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो बोलोगे थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये जलीय जो पादप होते हैं वो हैं, ठीक है, जलीय पादप इसके अंतर्गत आते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, थैलस के समान होता है। और थैलस क्या होता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता, ठीक है। इसकी संरचना में जड़, तना, पत्ती जो है वो नहीं होता। तो ये क्लियर है आपको, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा, है ना। मैं उसी उम्मीद के साथ चल रहा हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। कुछ नहीं है जी, बेसिक ही है ना, बेसिक ही है, इतना बस आपको जानना है कि थैलोफाइटा है क्या। पादप जगत में हमने सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरे पादप जगत में सबसे जो स्टार्ट होता है वो थैलोफाइटा से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। और थैलोफाइटा में मुख्यतः क्या आते हैं, जो जल में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जैसे कि शैवाल, है ना, शैवाल हमने देखा एग्जाम्पल में, ठीक है। और ये क्या है, स्पाइरोजाइरा, इसके बारे में भी हम लोग अभी एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं, ठीक है बात, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चलो दूसरा दूसरा है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा, क्या है, ब्रायोफाइटा। अब उसमें हमने क्या देखा था, जड़, तना, पत्ती वो क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं जी, इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो अल्प विकसित होते हैं। होती है ऐसा नहीं बोलना है, जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना होती है, लेकिन वो अल्प विकसित होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, अल्प विकसित होती है। और ये प्रायः कहाँ पर जाते हैं, नम जमीन पर उगते हैं। कहाँ कहाँ उगते हैं, नम जमीन पर क्या होते हैं जी, ये उगते हैं। वो कहाँ पाया जाता था, थैलोफाइटा, वो कहाँ पाया जाता था, जल में पाया जाता था। और ये नम भूमि पर उगते हैं और इसमें बीज नहीं होते। इसमें क्या नहीं होते, बीज नहीं होते। अब जड़, तना, पत्ती ही अल्प विकसित है ना, जड़, तना, पत्ती भी अल्प विकसित है और बीज भी जो है वो इसमें नहीं होते, ठीक है। बीज भी जो इसमें है नहीं होते, ठीक है। किसमें नहीं होते, तो बोलोगे ब्रायोफाइटा में, ठीक है। किसमें नहीं होती, तो ब्रायोफाइटा में। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, जिसको आप मास के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉस कहा जाता है, मॉस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मॉस कहा जाता है। रिक्सिया और मार्चेंसिया ये भी इसके उदाहरण है, ये भी इसके क्या है, उदाहरण है। ये फ्यूनेरिया का जो है डायग्राम आपके सामने है। अगर आप लोग इसको देखे हैं तो रिलेट करें, नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लीजिए, है ना। यहाँ डायग्राम मैंने आपके लिए लगा दिया है, ठीक है बात। तो ये था ब्रायोफाइटा। क्या था, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो बोलेंगे ये नम जमीन पर पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती जो है, जड़, पत्ती की जैसी जो संरचना होती है वो क्या होती है, अल्प विकसित होती है। और क्या होता है, इसमें बीज नहीं पाया जाता, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इसका हमने जो है उदाहरण देखा, फ्यूनेरिया, जिसको मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या है इसके उदाहरण, तो बोलोगे रिक्सिया और मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया, ठीक, ठीक है। ब्रायोफाइटा आपको समझ में आ गया, ब्रायोफाइटा आपको समझ में आ गया ना। हमने पढ़ लिया क्या क्या, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं, ठीक। टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट हमारे पास है टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेरिडोफाइटा। ये डायग्राम को देख के आपको कुछ याद आ रहा है जी, डायग्राम को देख के आपको कुछ याद आ रहा है। ये कहाँ पाए जाते हैं, आप देखे भी होंगे, है ना। ये जो डायग्राम है, ये जो ये डायग्राम है, ये कहीं ना कहीं आप देखे ही होंगे, है ना। इसका तो भाजी भी खाते हैं, है ना, भाजी भी बना के खाते हैं, सब्जी बना के, ठीक है। इसको खाया जाता है, ठीक है। चलो तो पढ़ लेते हैं क्या है ये। वास्तविक जड़, तना और पत्तियां इनमें क्या होती हैं, होती हैं, लेकिन बीज नहीं होते।
इनमें बीज नहीं होते और इनमें जनन कैसा होता है, बीजाणुओं से इनमें जो होता है जनन होता है। इनमें जो जनन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है बात, इनमें जनन कैसा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और ये जो मार्सिलिया है ये इसका उदाहरण है, ये इसका क्या है, उदाहरण है। ठीक है, मार्सिलिया इसका क्या है, उदाहरण है। ठीक है बात, और मार्सिलिया को अब जगह जगह पे इसको बेचा भी जाता है ना, भाजी के रूप में लोग खरीदते हैं, इसको खाते हैं। और इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग जो अंचल हैं, अलग अलग जो जगह है वहां पे इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं जी, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको आप लोग अपने जगह में क्या कहते हैं। इससे तो लगभग लगभग सभी परिचित होंगे, है ना, है ना, परिचित है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका जो आपके जगह में इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम तो है मार्सिलिया, लेकिन आप इसको किस नाम से जानते हैं ये आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल आप बताइए। ठीक है, चलो, तो हमने देख लिया और इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसके अलावा एक फर्न भी है, मार्सिलिया और लाइकोपोडियम, ये किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, टेरिडोफाइटा, किसके उदाहरण है, टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। तो ये तीन चीज, ये तीन जो हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये क्या थे जी, ये आपके क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे, क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आते थे, जिन्हें हमने समझा कि क्या है कैसे है। तो यहाँ तक कहीं भी आपने पुष्प का जिक्र होते हुए देखा है, आपने नहीं देखा, नहीं सुना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है वो क्या है, वो पुष्पीय पादपों में जनन है। तो इनमें तो पुष्प पाया नहीं जा रहा है, तो पाया किस में जाता है, आगे की ओर और बढ़ती है। तो जहां पाया जाएगा वहां हम पुष्पों के अध्ययन जो है, पुष्प की जनन क्रिया है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम पादप जगत को हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बात, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं, याद रखना, इनका जो नाम है वो क्या है, नग्न बीजी भी है। ठीक है, इनमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं, मतलब फल से ढके नहीं होते। मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था, है ना, कि इसमें जो बीज जो फल से ढके नहीं होते, कौन नहीं ढके होते, तो बीज नहीं ढके होते। ये कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है। अच्छा, इन्हें ये शंकुधारी पौधे होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो इनके जो बीज होते हैं ना वो शंकु की तरह होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। ये देखो बीज, ये इनके बीज दिखाया गया है। तो ये साइकस का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, साइकस का उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि इसके जो बीज होते हैं वो शंकु के समान होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शंकुधारी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकुधारी बीज कहा जाता है। इसके जो उदाहरण है वो है पाइन्स, या इसको चीड़ कहते हैं, साइकस, सीड्रस, इसको देवदार के नाम से भी जगह जगह पे जाना जाता है, इसको सीड्रस को। ठीक है बात, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग समझ गए कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये होते हैं नग्न बीजी होते हैं। क्या होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फल से ढके नहीं होते, जो बीज जो है वो फल से ढके नहीं होते, क्या होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। और ये शंकुधारी पौधे होते हैं। शंकुधारी कहने का मतलब इनके जो बीज होते हैं वो शंकु के समान होते हैं। ठीक है जी, इनके जो बीज होते हैं वो किसके समान होते हैं, शंकु के समान होते हैं। ठीक, इसका उदाहरण हमने मुख्य रूप से इस साइकस को देखा। ऐसा होता है, ये साइकस ये ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये है साइकस का बीज, है ना। मैंने बड़ा बड़ा डायग्राम आप लोगों के लिए लगाया है ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। ठीक है जी, ठीक है बात, साथ ही साथ इसको समझते हुए चलें कि चल क्या रहा है जीव जगत में। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या और कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, और वहां से हम लोग का जो पुष्पी पादप है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको समझते एक सीक्वेंस में हम लोग समझते चल रहे हैं। उसके बाद हम वो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हम अपने जो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गति भी देंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बात, चलो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। आ गए आपके पुष्प वाले। ठीक, देखो नेक्स्ट है आपका एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। क्या होते हैं, आवृत बीजी। और जो जिम्नोस्पर्म था वो क्या था, अनावृत बीजी। क्या था, अनावृत बीजी। इसको क्या कहते हैं, आवृत बीजी। क्या कहते हैं जी, आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है बात,
तो देखो होता क्या है, आवृत्ति एंजियोस्पर्म क्या होता है देखते हैं। जो आवृत्ति बीज है, फूल वाले पौधे क्या होते हैं, फूल वाले पौधे, इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। आवृत्ति बीजों का ही हम अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि जो फूल होते हैं वो केवल किसमें पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर का जो पादप आते हैं उसमें पाए जाते हैं पुष्प या फूल। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पुष्पीय पादपों में जनन। तो हम जो जनन की क्रिया है वो पुष्पीय पादप का करने वाले हैं। और पुष्पीय पादप किसके अंतर्गत आते हैं जी, तो बोलोगे जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, बीज फल के भीतर होते हैं। बीज कैसे होते हैं, फल के भीतर होते हैं, आप सबने देखा भी होगा। और इसके अंतर्गत एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्ग समाहित हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इनमें भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है बात, ठीक है यहाँ तक। तो इसका उदाहरण देखो, आप आपके आसपास जो भी चीज आपको जिसमें फूल दिखाई दे रहा है, धान गेहूं ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सूरजमुखी आम, जितने भी आपको दिखाई देता है कि आपके आसपास में, ठीक है ना, जिसमें फूल आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो बोलोगे एंजियोस्पर्म होते हैं। क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हेलोफाइटा से, जिसकी जो संरचना में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाया जाता था। और हम अभी कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए, जहाँ जड़ तना से लेकर अभी पत्ती भी इसमें, मतलब जड़ तना पत्ती और पुष्प भी इसमें पाया जा रहा है। तो हम फाइनली कहाँ पहुंच गए, हमारे पुष्प में। कहाँ पहुंच गए, पुष्प में। अब जो पुष्प होता है, पुष्प होता क्या है इसको समझते हैं, फिर पुष्प की संरचना समझेंगे, उसके बाद पुष्प में जो जनन होता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, विद डिटेल हम पुष्प का जो जनन है उसको हम अच्छे तरीके से उसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये था आपका एंजियोस्पर्म, जो फूल वाले पौधे होते हैं। ठीक है, इनके भीतर, बीज के भीतर क्या, बीज कहाँ होते हैं, फल के भीतर होते हैं। और इसका उदाहरण जो भी हम लोग देखते हैं जिसमें फूल होता है, गेहूं, आम और सूरजमुखी, और भी एग्जाम्पल है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके एग्जाम्पल और बहुत सारे दे सकते हैं। ठीक है बात, चलो। तो ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया कि थैलोफाइटा क्या होता है, ब्राइडोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है और जिम्नोस्पर्म क्या होता है ना। जिम्नोस्पर्म को हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है ना, तो जिम्नोस्पर्म भी क्या होते हैं इसको हमने समझा। ठीक है, हल्के हल्का इसका जो लक्षण है, इनके जो उदाहरण है और क्या है इनका सीक्वेंस, इसको भी हमने जाना। अब आते हैं पुष्प। पुष्प क्या होता है, ठीक है। अब पुष्प में आ गए हैं तो पुष्प के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुष्प होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो पुष्प, सबसे पहले पुष्प के बारे में एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो पुष्प होता है यह एक क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है, रूपांतरित रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है। अब प्ररोह किसको कहते हैं सर, तो जैसे ही कोई अंकुरित बीज होता है ना, तो उसमें अंकुरण होता है, तो वो जमीन से जब ऊपर की ओर उठता है तो उसी को प्ररोह कहते हैं। और प्ररोह से ही सारी चीज का निर्माण होता है, जैसे कि आपका तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, है ना, ये सब प्ररोह से ही, है ना, बनते हैं। ठीक है, तो जो अंकुरित बीज होता है जैसे ही वो मिट्टी से ऊपर की ओर उठता है, तो जब वो उठता है तो उसी को हम प्ररोह कह देते हैं। ठीक है ना, जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्ररोह कह देते हैं। तो पुष्प क्या है जी, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प एक क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है बात, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे पुष्प का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बोलोगे एंथोलॉजी। क्या बोलोगे, एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पुष्प का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये दो बात आपको क्लियर हो गया, ये दो बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ। देखो एक पॉइंट और है कि पुष्प की अगर हम खेती करें, पुष्प की अगर हम खेती करें तो इसको क्या कहते हैं जी,
इसको क्या कहते हैं? तो बोलोगे फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। ठीक है बात। ये 3 बात आपको क्लियर हो गया। पुष्प के बारे में जो बेसिक जानकारी है ये 3 बात आपको क्लियर हो गया कि जो पहला क्या होता है, पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है। दूसरा क्या हमने पढ़ा? पुष्प का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्प का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? अध्ययन, मतलब जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा? ये जाना कि अगर पुष्प की खेती करें तो इसको क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। तो आप पुष्प के बारे में ये 3 चीज आपको पता चल गया। रूपांतरित प्ररोह होता है, प्ररोह क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। अध्ययन को क्या कहेंगे और इसकी जो खेती है इसको क्या कहेंगे ये आपने समझा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा पुष्प वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पुष्प की बेसिक जानकारी हमने जान लिया। ठीक है। पादप जगत क्या होते हैं इसको भी समझ लिया हमने। अब पादप जगत में जो पुष्प है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? तो किसके अंतर्गत आ रहा है? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आ रहा है, जिसको आप आवृत्ति बीजी के नाम से भी जानते हैं। और आवृत्ति बीजी में कौन आ रहा है? पुष्प आ रहा है। और पुष्प का ही हम लोग क्या करने वाले हैं? आज अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने पुष्प के बारे में बेसिक जानकारी देख ली। अब देखते हैं पुष्प की संरचना कैसे होती है। बाहरी जो संरचना होती है, आप सबने पुष्प तो देखा है, घर में आप सबने पुष्प तो देखा है। तो किसका किसका क्या क्या नाम है, किसका किसका क्या क्या नाम है, क्या क्या काम है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो चलिए हम जान लेते हैं पुष्प की संरचना होती कैसे है। ठीक है। पुष्प की संरचना होती कैसे है। ठीक। तो पुष्प की ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी थी। तो नेक्स्ट करते हैं हम पुष्प की जो संरचना है वो क्या होता है। ठीक। चलो देखो, पुष्प की संरचना मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सा एक पुष्प लेके रखा है यहाँ पे। ठीक। तो दिखाई दे रहा है आपको पुष्प। पुष्प की संरचना कैसी होती है? तो ऐसी होती है। ठीक है। पुष्प की संरचना ऐसी होती है। ठीक। अब इसमें जो है कुछ कुछ नाम है ना, कुछ कुछ नाम है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है। पुष्प के मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आवश्यक अंग और सहायक अंग के अनुसार हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं और कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो पुष्प के कैसे होते हैं जी? सहायक अंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुष्प के सहायक अंग होते हैं। ठीक है। ठीक है। आवश्यक अंग वो अंग होंगे जिनके द्वारा ये अपनी जनन क्रिया को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अपनी जो जनन क्रिया है उसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, या वो अंग जनन क्रिया में मुख्यतः वो भाग लेंगे। ठीक है। इसीलिए वो आवश्यक अंग हो जाते हैं। बाकी जो अंग होते हैं उसको हम सहायक अंग कह देते हैं। ठीक है बात। उसको क्या कह देते हैं? हम सहायक अंग कह देते हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है पुष्प की जो संरचना है वो। ठीक है। तो देखो, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा ये ग्रीन कलर का, ये आपको जो बाहर दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है। ये ठीक है। तो इसको कहते हैं सेपल, या इसको कहते हैं बाह्य दल। इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल। हिंदी में लिख देता हूं, बाह्य दल। इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल। और इसी से बाह्य दल पुंज बनता है। ठीक है। क्या बनता है? बाह्य दल पुंज। क्योंकि ये बहुत सारे जब एकत्रित हो जाएंगे तो ये क्या होंगे? बाह्य दल पुंज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये पिंक कलर का दिखाई, कभी कभी ये रेड कलर का भी, मतलब पुष्प तो बहुत सारे होते हैं ना जी, पीला कलर के होंगे, गुलाबी कलर के होंगे, और जो लाल कलर के होंगे, है ना। तो जो आपको जो कलर दिखाई देते हैं ना मेन, जिससे आपको अंदाजा होता है, जैसे गुलाब का फूल लाल लाल होता है, गुलाबी कलर का गुलाब फूल है, या लाल कलर का गुलाब फूल है, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वो कलर के हिसाब से वो जो आपको दिखता है जो पत्ती टाइप का उसका, ठीक है ना, ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दल बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दल बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में पेटल कहते हैं, इसी को दल। ठीक है ना। इसी से बनता है दल पुंज, इससे बाह्य दल पुंज। ठीक है। ये बाह्य दल हो गया और ये हो गया दल। इसको बोलते हैं सेपल और इसको बोलते हैं पेटल। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े। अब देखो, अब जो इसका जो ये दोनों तो इसके सहायक अंग हो गए हैं। ठीक है। ये इसके क्या है? सहायक अंग हो गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बातें आती है यहाँ पे। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, ये है ना, इसको पुष्पासन बोलते हैं। याद रखना, ये जो ऐसे रहता है ना जिसमें वो बैठा हुआ है समझो एक हिसाब से। ठीक है। तो उसको पुष्प आसन बोलते हैं। आसन से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है।
अब देखो ये वाला जो भाग है इसमें मुख्यतः 3 भाग इसके होते हैं। इसके क्या क्या भाग होते हैं? 3 भाग। ऊपर वाला जो ये वाला भाग होता है यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला होता है यहाँ का हिस्सा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, है ना। और ये जो होता है ये होता है स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं जी? वर्तिका। और इसके अंदर क्या होता है तो बोलोगे इसके अंदर होता है ओवरी। क्या बोलता है? ओवरी होता है ना। और ओवरी के अंदर क्या होता है तो बोलोगे ओव्यूल होता है। इसको ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इसको बोलते हैं अंडक। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडक। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब हम इस ये जो संरचना है, ठीक है, देखो ये वर्तिका और अंडाशय को जो जोड़ने वाली जो नली होती है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को ये जो है, ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवेरी है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल है, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? तो इसको अब हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। यही होता है स्त्री केसर। और इसी को क्या कहते हैं? इस पुष्प का मादा जनन अंग। क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। इसी को क्या कहते हैं? मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है, मादा जनन अंग कहते हैं स्त्री के साथ। ठीक, तो इसमें क्या क्या भाग आ गए जी आपके? इसमें आगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडक होता है ना। क्या होता है? अंडक होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देखो अब हम आ जाते हैं, ये तो स्त्री कैंसर था, अब हम पू कैंसर की तरफ आते हैं। ये वाला जो भाग होता है, बहुत सारे पू कैंसर होते हैं ना, ये वाला देखो, ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। ये वाला जो संरचना है आपके जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये होता है, क्या होता है? इसको पू कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पू कैंसर। पू कैंसर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब पू कैंसर में क्या क्या भाग होते हैं तो बोलोगे, पहला होता है ये वाला जो भाग होता है, ये होता है एंथर। एंथर, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और इसी के अंदर क्या कहते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पाए जाते हैं। इसी के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं जी? पराग कण पाए जाते हैं। इसी के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है फिलामेंट। इसको बोलते हैं पूतंतु। क्या बोलते हैं? पूतंतु। इसको क्या बोलते हैं? पूतंतु। ठीक है, ठीक है जी। तो ये पूतंतु क्या करता है? जो एंथर होता है उसको कहाँ जोड़ता है? कहाँ जोड़ता है? अंडाशय से जोड़ रहा है ना। तो ये जो नली होती है, ये वाली जो नली होती है, इसको पूतंतु कहते हैं। और ये होता है परागकोश। और परागकोश होता है, इसके अंदर क्या होता है? पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण होता है। ठीक है बात यहाँ तक। अब हम इस दोनों को क्या कह देते हैं? पू कैंसर कह देते हैं। क्या कहते हैं? पू कैंसर कह देते हैं। और यही जो पू कैंसर होता है इसी को कहते हैं पुष्प का नर जनन अंग। क्या कह देते हैं? नर जनन अंग कह देते हैं। ठीक है, स्त्री कैंसर को मादा जनन अंग कहते हैं और जो पू कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? नर जनन अंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो ये पू कैंसर होता है, ये जो पू कैंसर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, ठीक है, ये पू कैंसर होता है और ये जो स्त्री कैंसर होता है, ठीक है ना, यही दोनों क्या होते हैं, जिसे मैंने रेड कलर में वो मतलब इसमें हाईलाइट किया है, वो क्या होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं। इनके बिना जन्म थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आवश्यक अंग कहते हैं। आवश्यक अंग में क्या क्या इसमें शामिल है तो बोलोगे पू कैंसर, क्या पू कैंसर, पू कैंसर, और दूसरा हो गया स्त्री कैंसर। क्या होता है? स्त्री कैंसर। ये इसके क्या हो जाएंगे? आवश्यक अंग हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें इसके जो सहायक अंग है, इसके जो सहायक अंग है, सहायक अंग,
सहायक अंग। तो इसमें क्या जाते हैं, तो पहला जाता है इसका इसी बाह्य दल पुंज से बाह्य दल पुंज, ये इसके सहायक अंग है। और दूसरा होता है दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, दल पुंज, है ना। पुष्प के अगर आपको कोई पूछ दे कल के डेट में कि आवश्यक अंग कौन से हैं, तो क्या बोलोगे, पुंकेसर और स्त्री केसर। और जो सहायक अंग है वो क्या क्या है, तो क्या बोलोगे, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज में ही बाह्य दल होता है और दल पुंज में क्या होता है, दल होता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। आपने समझा कि क्या होता है स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, तो बोलोगे वर्तिकाग्र, वर्तिका, उसमें अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर अंडक होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पुंकेसर में एंथर होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं, उसी के अंदर परागकण होता है, उसी के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। और उसको कौन जोड़ के रखा रहता है, मजबूती, जो उसको मजबूती प्रदान करेगा या उससे जोड़ के रहेगा, उसको क्या कहते हैं, पूतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, पूतंतु कहते हैं। ठीक है बात, फिलामेंट, क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको पुष्प की संरचना समझ में आई। ठीक है, ये था आपका पुष्प का संरचना। अब हम इसको एक एक जो अंग है, ठीक है, इसके जो एक एक अंग हैं इसको हम लोग डिटेल से अब पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अंग हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं, इनकी जो लक्षण है या इनकी जो विशेषता है वो क्या है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको जो डायग्राम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसके लिए आपका जो डायग्राम है वो एक एक पार्ट्स को मैंने डायग्राम में ऐड किया है। जैसे हम क्या पढ़ेंगे, हम अगर बाह्य दल पढ़ें, बाह्य दल पुंज पढ़ें, तो ये जो बाह्य दल है ये वाला डायग्राम मैंने आपके लिए ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग दल कहलाता है, कौन सा भाग बाह्य दल कहलाता है ना, है ना। तो इस चीज को आपको पूरा विथ डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये जो अंग हैं इनके बारे में हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषता है, क्या क्या इनकी खास बात है। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले होता है बाह्य दल पुंज जिसको कैलेक्स कहते हैं, और ये दल पुंज होता है इसको क्या कहते हैं, कोरोला के नाम से आप जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप, कोरोला के नाम से जानते हैं। तो देखो बाह्य दल पुंज क्या होता है, बाह्य दल पुंज क्या होता है, ये हरे रंग के छोटे छोटे पत्ते होते हैं। हमने देखा था ये हरे रंग के छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं जिन्हें दल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दल, इन्हें क्या कहते हैं, दल कहते हैं, इन्हें बाह्य दल कहते हैं ना, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, सेपल कहते हैं, सेपल। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक है बात, और क्या होता है उसके बाद, इसमें क्या होता है, ये कली को सुरक्षा देते हैं। क्या कहते हैं, क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। कली को क्या देते हैं, ये सुरक्षा देते हैं। क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। कभी कभी संयुक्त रूप में भी ये रह जाते हैं। क्या होते हैं, ये संयुक्त रूप में भी ये रह जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कैसे होते हैं, संयुक्त रूप में भी रहते हैं। कौन, तो बोलोगे जो ये बाह्य दल है, यहाँ बाह्य दल लिख लेना। ठीक है, ठीक है बात, चलो तो इसको बोलते हैं कलेक्ट, ये क्या होगा, बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब देख लेते हैं दल पुंज क्या होता है, दल पुंज। ठीक है, इसे पंखुड़ियां भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पंखुड़ियां भी कहते हैं, पेटल। और इसको आप दल कहते हैं, क्या कहते हैं, दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहा जाता है। ठीक है बात, और ये कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और परागण के लिए कीटों का आकर्षित, परागण के लिए कीटों को आकर्षित कौन करता है, तो कौन करता है, इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, इनकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो इनको क्या करता है, आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है परागण के लिए। ठीक है, किसके लिए, परागण के लिए। परागण एक क्रिया होता है ना। ठीक है, वो आप आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको बहुत ही डिटेल से हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सुंदरता में योगदान कौन देता है, तो यही देता है, सुंदरता में योगदान यही देता है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा, फूल तो देखे होंगे, तो मुख्य जो इसका सुंदरता में योगदान कौन देता है, यही देता है। ठीक है, यही तो सुंदर लगता है ना जी फूल का, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, और इसमें पंखुड़ियां होती हैं। क्या होती हैं, पंखुड़ियां होती है। ठीक है, इस डायग्राम को हमने ऊपर भी देखा था, ये वाला डायग्राम को देखिए, है ना,
ये देखो, देखा था ना, है ना, पेटल सेपल, यही तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखना, ये जो दोनों अंग हैं ये कैसे अंग हैं जी, ये कैसे हैं, ये इसके सहायक अंग हैं। पुष्प के जो सहायक अंग हैं ये दोनों हैं। ठीक है, दल पुंज और बाह्य दल पुंज, इसको मैंने ऊपर में आपको बताया था, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या होते हैं, पुष्प के जो सहायक अंग होते हैं ये दोनों होते हैं। ठीक है बात, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पू कैंसर, जिसको हमने डायग्राम में देखा था। ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है, मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया था ये। ठीक है, ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है पू कैंसर, और यही इसका क्या होता है, आवश्यक अंग भी होता है। पू कैंसर और स्त्री कैंसर, इनके बिना जनन की क्रिया जो है उसको में वो संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, है ना। जो द्विलिंगी पुष्पी होते हैं ना, एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। ठीक है, तो जो द्विलिंगी पुष्पी होते हैं इसमें जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग उसके आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है बात, चलो अभी तो समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें कई पू कैंसर होते हैं, कई क्या होते हैं, पू कैंसर होते हैं ये। ठीक है, और हर पू कैंसर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं एंथर, जिसको परागकोश कहते हैं, और इसी में क्या होता है, परागकण बनते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि परागकोश में ही क्या बनते हैं, परागकण होते हैं, छोटे छोटे परागकण उसी में पाए जाते हैं। ठीक है, परागकण पाए जाते हैं। और परागदंडी, जिसको फिलामेंट या पुतंतु, इसको पुतंतु के नाम से जानते हैं, है ना, फिलामेंट जो परागकोश को सहारा देता है, ये क्या देता है, ये परागकोश को क्या देता है, सहारा देता है। कौन देता है, तो फिलामेंट, इसको परागदंडी बोलते हैं और पुतंतु भी कह देते हैं। ठीक है बात, पुतंतु भी कह देते हैं। अब देखो ये है एंथर, ये क्या है, एंथर। अगर हम एंथर को डिटेल से देखें तो यहाँ पे देखो छोटी छोटी ये या परागकण, क्या परागकण, पोलन ग्रेन यहाँ पे उपस्थित है, और इसी के अंदर ये पोलन सैक है, परागकोश, ये क्या है, परागकोश है, और इसी को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको ये क्या है, ये है फिलामेंट। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्या होता है पू कैंसर, क्या होता है पू कैंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम और डिटेल से और आगे पढ़ेंगे, जब हम लग जाएंगे ना परागकण पढ़ेंगे, परागकणों में प्रस्फुटन कैसे होता है, भ्रूण कोश कैसे बनता है ना, लघु बीजाणु क्या है, गुरु बीजाणु क्या है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बात आपको और भी क्लियर होने वाला है। विद डिटेल हम इसको पढ़ेंगे जब हम इसकी जनन क्रिया को हम समझेंगे। तो जनन क्रिया को समझने से पहले हम पहले ये तो जान लें कि जनन में भाग कौन कौन लेने वाले हैं, इसीलिए हम इस चीज को समझ रहे हैं कि पुष्प में जो जनन वाले जो भाग होते हैं, जो नर जनन अंग होता है वो कौन होता है, फिर मादा जनन अंग को आगे स्टेप में पढ़ेंगे। उसके बाद तो ना जी हम पढ़ेंगे उसमें जनन की क्रिया। ठीक है, पहले ये समझेंगे उसके बाद वो समझेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि जो इसमें कई प्रकार के क्या कई पू कैंसर होते हैं, और पू कैंसर के दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर जिसको परागकश कहते हैं, और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, और परागकोश में ही क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब है स्त्री केसर, गाइनोसियम। ठीक है, उसको एंड्रोसियम बोलते थे, इसको गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है मादा जनन अंग होता है, और ये भी किस प्रकार होता है, ये भी आवश्यक अंग होता है, किसका, पुष्प का। मादा जनन अंग और नर जनन अंग आवश्यक अंग है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और उस पुष्प का जो मादा जनन अंग है वो कौन सा भाग है, तो बोलोगे स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में। इसमें एक या अधिक स्त्री केसर भी होते हैं, है ना, एक या अधिक स्त्री केसर भी होते हैं। क्या होते हैं, अधिक स्त्री केसर अगर होंगे तो उसको क्या कहेंगे, बहु अंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु अंडपी कहते हैं। एक होगा तो वो स्त्री केसर है। ठीक है, एक स्त्री, ये तो कार्पल्स है। अगर बहुत सारे स्त्री केसर हैं, है ना, इसमें एक या अधिक अगर स्त्री केसर हैं तो उसको क्या कहते हैं, एपिकार्पस कहते हैं, या बहुअंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुअंडक कहते हैं।
ठीक है। अब इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? तो बोलोगे वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला भाग होता है, ये स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है। ये क्या करता है? पराग पराग को ग्रहण करता है। क्या करता है? पराग को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्योंकि इसी में क्या होते हैं? क्या होते हैं जी? जो परागण की क्रिया होती है ना, परागण की क्रिया, तो परागकण आते हैं, ठीक है ना, परागकण आते हैं, वहीं से जो बोल रहे हैं पराग को ये क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन करता है? तो बोलोगे वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। इसका क्या कार्य है? ये पराग को ग्रहण करता है। ठीक है। जब परागण की क्रिया होती है तो पराग को ये क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है। दूसरा है वर्तिका। दूसरा क्या है? वर्तिका। वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। इसको मैंने पहले स्लाइड में जब हम पुष्प की जो संरचना दिखी उसमें मैंने बताया कि जो वर्तिका होता है, ये वर्तिका होता है, ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से क्या करता है? जोड़ के रखता है। अंडाशय मतलब अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ के कौन रखता है? तो वर्तिका रखता है। कौन रखता है? वर्तिका रखता है। ठीक है जी, बात यहाँ तक अब क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, है ना। एक ही चीज को आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज परिचय क्लास है तो हम ज्यादा डीप तो जा नहीं रहे हैं, है ना। बेसिक बेसिक चीजों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 12th का पहला ही चैप्टर ये पुष्पी पादपों में जनन था, जिस मतलब उसको पढ़ने से पहले ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि पुष्प के कौन कौन से भाग हैं जो जनन में भाग लेंगे, कौन कौन से ऐसे भाग होंगे जो सहायक होंगे। और पुष्प की अगर जनन कर रहे हैं तो पुष्प पाया किस में जाता है? तो आवृत्ति बीज में पाया जाता है। आवृत्ति बीज आया कहाँ से? तो पादप जगत से आया। तो पादप जगत को भागों कितने कितने भागों में बांटा गया? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब जो क्रिप्टोगेमस और फेनेडोगेमस, उन दोनों में हम लोगों ने फेनेडोगेमस के अंतर्गत हमने आवृत्ति बीज को पढ़ा। ये बात आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, है ना। कुछ भी चीज को हम अगर सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है और ज्यादा टाइम तक याद भी रहता है। ठीक है बात, ज्यादा टाइम तक याद भी रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको पादप जगत से स्टार्ट करके यहाँ पुष्प की जो जनन अंग है यहाँ तक मैं आपको आज का क्लास को है वो कंप्लीट कराऊंगा। फिर हम लोग जो आगे की क्लास होगी, है ना, आगे की क्लास होगी, हम प्रॉपर पुष्प में किस प्रकार से जनन होता है उसको इतना डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोग को समझ बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा और मतलब कि क्लास में ही वो आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है। इतने बार मैं उसको बार बार आपको आपके सामने दोहराने वाला हूँ। ठीक है। चलो, अब क्या होता है? अंडाशय। तीसरा भाग क्या होता है? अंडाशय। इसमें अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु या अंडक, यही बीज बनते हैं। यही आगे चल के क्या क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। अंडाणु जो आगे चल के क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो बोलोगे ओवरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। अब हम इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो ये वाला जो है ये है ओवरी वाला भाग। इसी में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाए जाते हैं। इसी से क्या बनता है? तो बीज बनता है। इसी से क्या बनता है? बीज बनता है। इसी से क्या बनता है? बीज बनता है। या इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। या इसको दीर्घ बीजाणु ऐसे नाम से जान सकते हैं, है ना। गुरु बीजाणु, दीर्घ बीजाणु, है ना, ये बोलते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा वर्ड यूज होगा आपके सामने। जब नर जनन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पर लघु बीजाणु थोड़ा सा पढ़ेंगे, या हम गुरु बीजाणु के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपको आपके सामने आने वाले हैं। तो इसको भी याद रखना है, मेगास्पोरेंजिया को। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर क्या क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। ठीक है। ओव्यूल्स से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। और ये ओव्यूल्स कहाँ पर रहता है? तो बोलोगे ओवरी में पाया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब देखो ऊपर वाला भाग क्या होता है? स्टिग्मा, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और स्टाइल ये क्या होता है? वर्तिका होता है। वर्तिका क्या होता है? वर्तिका। और ये क्या करता है? वर्तिकाग्र और जो अंडाशय है इन दोनों को क्या करता है? जोड़ के रखता है। ये बात मैंने पढ़ा, ये बात हमने पढ़ा। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं पुष्प की संरचना आपको समझ में आ रही होगी। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर रहा होगा जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है बात। तो आप लोगों ने पुष्प की संरचना को समझा, पादप जगत को समझा, ठीक है ना। पादप जगत के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, वहां पुष्प कौन से वाले जो हम लोगों ने 5 पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। उसमें से पुष्प किस भाग के किसके अंतर्गत आ रहा है, और पुष्प क्या सामान्य परिचय हमने देखा कि पुष्प रूपांतरित प्ररोह होता है,
इसकी खेती को क्या कहते हैं, इसकी जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है इसको हमने समझा, है ना। और जो जितने भी हमने पादप जगत की जो भी हम लोग पढ़ा उसको हमने विक डायग्राम देख देख के उसको समझा है, उनके बारे में, उनके लक्षणों को जाना है और उदाहरण को हम साथ ही साथ लेके चले। ठीक है, तो यहाँ तक था जी आपका आज का क्लास, आपका आज का पुष्प का जो संरचना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो वो होगा आपका पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बच्चों तक ये पहुँच सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सकें और वो अपनी जो तैयारी है उसको एक अच्छी दिशा दे सकें। ठीक है, हमसे जुड़कर वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर सकें। ठीक है भाई, ठीक है जी, तो आज की क्लास को यही रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।